आज अपन बात करेंगे सिफेलोस्पोरिन की। सिफेलोस्पोरिन जैसा हमने डिस्कस किया था कि सिफेलोस्पोरिन कौन सी कैटेगरी की ड्रग्स है। एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है। उसका स्ट्रक्चर और डिटेल बढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की और ये किससे मिलता है और कैसे निकाला जाता है। जैसा कि एंटीबायोटिक आपका डेफिनेशन की बात कही थी, तो डेफिनेशन क्या था? ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड इन स्मॉल कंसंट्रेशन टू इनहिबिट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सिमिलरली सिफेलोस्पोरिन्स की बात कर रहे हैं, तो वही कंसेप्ट में बता रहा हूं दोबारा। ऑब्टेन फ्रॉम सिफिलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, इस फंगस से इसको निकाला जाता है। बेसिकली ये फंगस 7 एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करती है। हाउ मच? 7 एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करती है, जिसमें से 5 एंटीबायोटिक्स क्या होती है? लिपिड सोल्यूबल होता है, और 2 एंटीबायोटिक्स इसमें क्या होती है? वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, लिपिड सोल्यूबल को हम क्या कहते हैं? सिफेलोस्पोरिन P1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिफेलोस्पोरिन P1 कैटेगरी आती है। फिर उसके बाद में यदि वाटर सोल्यूबल को हम देखते हैं तो दो कैटेगरीज आती है, जिसको बोलते हैं सिफेलोस्पोरिन एन एंड सिफेलोस्पोरिन सी। ये क्लासिफिकेशन कैसे दिया गया है? ये ओल्ड टाइम का क्लासिफिकेशन है, जिन्होंने साइंटिस्ट को नाम उसके नाम में दे दिया है कि एन और सी। ओके, अब अपन बात करते हैं सिफेलोस्पोरिन एन का। ये बेसिकली किसका डेरिवेटिव है? पेनिसिलिनिक एसिड से डेरिवेटिव होता है, जिससे हमने क्या निकाला? पेनिसिलिन एन निकाला। ओके, मींस आई मीन टू से यहाँ पे कि सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम से पेनिसिलिन एन भी मिलता है। ओके, अब अपन बात करते हैं, यदि इस सिफेलोस्पोरिन सी को, कीप इन माइंड सिफेलोस्पोरिन सी को हम से क्या मिलता है हम आगे देख रहे हैं। आई एम स्टारिंग 3 वर्ड्स। ओके, तो देखना आप यहाँ पे या तो हम डाइल्यूट एसिड या फिर क्या करेंगे, और नाइट्रोसाइल क्लोराइड इन फॉर्मिक एसिड। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझना। नाइट्रोसाइल का फॉर्मूला क्या होता है? NOCl, नाइट्रोसाइल क्लोराइड इन फॉर्मिक एसिड HCOOH। या तो हम ये लेंगे या हम डाइल्यूट एसिड लेंगे। इन दोनों की वजह से क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इनसे क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होने के बाद में जो हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है वो होता है दैट इज 7 एमिनो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड, जिसको अपन ने ध्यान देना, हमने इसका स्ट्रक्चर जब डिस्कस किया था तो 7A याद किया था। 7ACA बोलते हैं इसको, एमिनो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड। जैसे हमने पेनिसिलिन में बात कही थी 6APA, मतलब 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड। उसी तरह से यहाँ पे 7ACA, A4 एमिनो C4 सिफेलोस्पोरेनिक, A4 एसिड। ये हो गया आपका 7 एमिनो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड। कीप इन माइंड हम कहां से ले रहे हैं इसको? सिफेलोस्पोरिन सी से ले रहे हैं। और ये कहां से मिलता है? वाटर कंटेंट ऑफ एंटीबायोटिक। और ये वाटर सॉल्युबल एंटीबायोटिक किससे मिलता है? सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। ओके, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। जीपीट पॉइंट ऑफ व्यू या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, अब अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में ध्यान देना, क्लासिफिकेशन में सिफेलोस्पोरिन्स को हमने किस तरह से कैटेगराइज किया है। बेसिकली सिफेलोस्पोरिन्स का डेवलपमेंट कंटिन्यूअस हुआ है। कंटिन्यूअस किस रेस्पेक्ट में? मतलब कि जो प्रॉब्लम्स आई उन प्रॉब्लम्स का शॉर्ट आउट किया। हमारे पास सामने प्रॉब्लम क्या था कि बीटा जो बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें एंटीबायोटिक चाहिए, लेकिन वहां पे हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई क्या? वो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम प्रोड्यूस कर देता है, और वो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम न्यूअर स्ट्रेन करके अलग से अलग बनाया जाता है। वो बहुत स्ट्रोंग होता है और वो एंटीबायोटिक को ब्रेक डाउन कर देता है। तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट है, जो जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे जनरेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करेंगे वो वाइडर स्पेक्ट्रम होगी, मतलब ज्यादा बैक्टीरिया पे वर्क करेगी, और वो बीटा लैक्टिमेज एंजाइम के टुवर्ड्स ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो मैं वही चीज बता रहा हूं, यहाँ पे देखना।
यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का देखिएगा, फर्स्ट जनरेशन और किसकी बात कर रहे हैं हम, सिफेलोस्पोरिन की। ओके, गुड एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और मोडेस्ट एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो देखिएगा ज्यादा एक्टिविटी पॉजिटिव के अगेंस्ट है, लेकिन पुअर है या कमजोर है किसके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ओके, और इसका जो एग्जांपल है सिफाजोलिन एंड सिफेलैक्सिन। ओके, ये दो एग्जांपल आपको जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन द फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, तो आप वहां पे आपकी सारी सिफेलोस्पोरिन का ही एग्जांपल होगा। तो उस टाइम हमें प्रॉब्लम आ जाती है कौन सी सिफेलोस्पोरिन फर्स्ट जनरेशन है, कौन सी सेकंड जनरेशन है। अब अपन बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। तो देखिएगा सेकंड जनरेशन में मतलब सेकंड जनरेशन का मतलब यूं है कि फर्स्ट जनरेशन से इंप्रूव्ड होगी, स्लाइटली लेस एक्टिव अगेंस्ट नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कम एक्टिव है, लेकिन दिक्कत साथ में इसका साथ फायदा क्या है, रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टिमेज एंजाइम। ध्यान देना, ये एक्टिव कम है, लेकिन बीटा लैक्टिमेज से कंपैरेटिवली फर्स्ट जनरेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ओके, ये हो गया। इसमें एग्जांपल है कौन सा, सिफोटेटान, सिफॉक्सिटीन, सिफिरोक्साइम एंड सिफाक्लोर। ओके, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो जनरली आपको मार्केट में मिल जाएगी, या इसको हम थेरापेटिकली यूज लेते हैं, मार्केट में अवेलेबल है ये सारी की सारी ड्रग्स। ओके, और बात करता हूं नेक्स्ट थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में ध्यान देना, अगेन मैं वही चीज कहूंगा, इससे इंप्रूव्ड होगी, मतलब मोर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टिमेज एंड वाइडर स्पेक्ट्रम फॉर व्हाट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब इससे ज्यादा रेजिस्टेंस पावर होगी और दोनों को कवर करेगी, ग्राम पॉजिटिव को भी कवर करेगी, ग्राम नेगेटिव को भी कवर करेगी। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बहुत लंबी लिस्ट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बहुत लंबी लिस्ट है। यदि आपने ध्यान दिया होगा कभी कि किसी पर्सन के इन्फेक्शन से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही, उस सिचुएशन में क्या करता है डॉक्टर, उसके जो इन्फेक्शन है वहां का एक कल्चर करवाता है, उस कल्चर में कौन सा बैक्टीरिया अवेलेबल है वो बताता है, कल्चर करने के बाद में उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबायोटिक काम करती वो बताता है। मींस देयर आर द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स बट एट द सेम टाइम नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर, मींस वहां पे पॉजिटिव बैक्टीरिया भी बहुत लंबी लिस्ट है, नेगेटिव बैक्टीरिया की बहुत लंबी लिस्ट है। तो यहाँ पे ये ज्यादा कवर कर रहा है सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में थर्ड जनरेशन। ओके, तो इसका एग्जांपल है अगेन सिफोटेक्साइन और सेफ्टाजिडाइन, सेफ्डिनार और सेफ्ट्रायाक्सोन एंड सिफिक्सेम। सिफिक्सेम सब चलने वाला जनरली बच्चों में दिया जाता है और काफी ज्यादा प्रचलित और बहुत ज्यादा सेफ है, और कंपैरेटिवली बीटा लैक्टिमेज से रेजिस्टेंस ज्यादा पावर है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन अगेन मैं वही चीज कहूंगा, क्या, अगेन मोस्ट रेजिस्टेंट टू द बीटा लैक्टिमेज, मतलब इन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पावर है बीटा लैक्टिमेज में, और इसका एक एग्जांपल है सिफिपाइन। ये है आपका क्लासिफिकेशन। तो हमने इसमें ओवरऑल आपने क्या देखा, ओवरऑल ये देखा कि हमने सिफेलोस्पोरेनिक एसिड 7 सिफेलोस्पोरेनिक एसिड को हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे ऑब्टेन करते हैं, किससे मिलता है, किस स्टेप से हम निकालते हैं, और सारी की सारी सिफेलोस्पोरिन से इस 7 ACA के डेरिवेटिव है, सारी की सारी इसकी डेरिवेटिव है। मींस बेसिक न्यूक्लियस आपका ये रहेगा और इससे हम कुछ डेरिवेटाइज करेंगे, और इसमें डेरिवेटाइज करने के बाद में हमारे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, ये सारे की सारी आपकी जो कैटेगरीज है वो सारी की सारी सेमी सिंथेटिक कैटेगरी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पे साइड चेन में इधर चेंजेस करेंगे या इस पे चेंजेस करेंगे या इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन बेसिक जो रिंग होगा वो एज सच रहेगा। और इसी बेसिस पे हमने फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन पढ़ा है। ये हो गया आपका इसका क्लासिफिकेशन एज वेल एज द सोर्स ऑफ सिफेलोस्पोरिन्स। इसमें इसके बाद में यदि मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन ध्यान रखना, डिस्कस सिफेलोस्पोरिन, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, या हाउ विल यू ऑब्टेन सिफेलोस्पोरिन 6
7 एमिनो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड देन गिव द दिस पैटर्न। और फिर क्वेश्चन बोलता है कि राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोस्पोरिन देन गिव दिस पैटर्न। और यदि डिटेल नोट की बात करता है तो आपको क्या करना है, डिटेल नोट में आपको स्टार्ट यहां से करना है, फिर उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपको इन ड्रग्स का स्ट्रक्चर भी लिखना होगा, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूं। ठीक है, इसमें शायद आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे सारा का सारा इसी क्रम में लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सिफेलोस्पोरिन किसका डेरिवेटिव है, जैसे हमने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ 7 ACA। ACA का मतलब मैंने बताया था 7 एमिनो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड। ये हम पहले ही पढ़ चुके कि 7 एमिनो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड क्या था। ओके, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। हम यदि अपन एक जनरल स्ट्रक्चर बात करें तो ये वाला रिंग सिस्टम है सिफेलोस्पोरिन का, जिसमें ये वाला पार्ट तो हो गया जिसको हम बोलेंगे बीटा लैक्टम पार्ट, ये हो गया बीटा लैक्टम पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है, जो ये रिंग सिस्टम है दूसरा वाला है, इसको बोलेंगे थायाजीन। कौन सा रिंग बोलेंगे, थायाजीन रिंग सिस्टम। तो सिफेलोस्पोरिन किसके डेरिवेटिव है, किसका फ्यूजन है, दैट इज फ्यूजन ऑफ बीटा लैक्टम एंड थायाजीन रिंग सिस्टम। ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक, जो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं 7 ACA, दैट इज 7 एमिनो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड। ओके, अब मैं बात करता हूं, हमारे सामने यहाँ पे R एक तो ये वाला सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं और एक ये X बता रहे हैं। ध्यान रहे यहाँ मैंने ऐसे करके ऐसे किया हुआ, इसका मतलब इस जगह पे क्या है, एक कार्बन है, कार्बन पे अटैच है X। ओके, तो ये चीज को कंफ्यूज नहीं करना। अब ध्यान देना, जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी स्ट्रक्चर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम बात करेंगे। मतलब हम यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन की कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने वाले, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ही पढ़ने वाले हैं। तो देखना, सिफापिरिन जो सबसे सिंपलेस्ट इसका एग्जांपल है, सिफापिरिन, पीरिन वर्ड याद रखना, पीरिन से याद रखना पायरिडीन या पायरिडीन इसमें न्यूक्लियस होता है ये वाला। ओके, ये वाला न्यूक्लियस को हम बोलते हैं सीफा। सीफा से आपको याद रखना है, सबसे पहले यही अटैच होता है एक्स की जगह, ये एक्स की जगह बात कर रहा हूं, और ये वाला पार्ट है आर की जगह। ओके, तो ये वाला पार्ट आर की जगह रहेगा और ये वाला पार्ट एक्स की जगह रहेगा। जब ध्यान होना चाहिए कि ये वाला पार्ट इसमें यहाँ एक्स की जगह लगेगा तो 7 एमिनो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड बनता था, याद करना। उसके बाद में ध्यान देना, दूसरा हमारा ड्रग आता है सिफाजोलिन। सिफाजोलिन में ध्यान देना कौन कौन सा रिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे इस पार्ट को देखना, ये वाला रिंग सिस्टम में 4 नाइट्रोजन है, तो हम इसको बोलते हैं टेट्राजोल। क्या बोलेंगे, टेट्राजोल। ओके, इसको बोलेंगे टेट्राजोल। ओके, टेट्राजोल में देखना, टेट्राजोल में 4 नाइट्रोजन है, टेट्रा ऐसा का मतलब 4, ओल का मतलब 5 मेंबर। ओके, और एक रिंग सिस्टम ये वाला होता है जिसको बोलते हैं थायाडायाजोल। क्या बोलेंगे, थायाडायाजोल। थायाडायाजोल कैसे, थाया फोर सल्फर, एज डाई का मतलब 2, एजा का मतलब नाइट्रोजन, ओल फोर 5 मेंबर। 2 नाइट्रोजन है, 1 सल्फर है, 5 मेंबर रिंग में। 2 नाइट्रोजन है, 1 सल्फर है, 5 मेंबर रिंग में, इसको बोल रहे थायाडायाजोल। ओके, तो जोलीन से याद रखना है टेट्राजोल, सिफाजोलिन से, और यहाँ पर भी जोल है। तो कहने का मतलब इसमें 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, किसमें, इस सीफेम न्यूक्लियस में या 7 ACA में 2 हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम है, दैट इज सिफाजोलिन। सिफेलैक्सिन बहुत सबसे सिंपलेस्ट है और बहुत ज्यादा काम आने वाले ड्रग मॉलिक्यूल है। देखना कैसे, सिफेलैक्सिन है, सिफेलैक्सिन बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। ऐसा फंक्शनल ग्रुप याद करना, हमारा याद करोगे तो आप लोगों को शायद समझ याद आएगा। ये वाला स्ट्रक्चर कब रहता था हमारे उसमें एम्पिसिलिन में रहता था, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक या 6 एमिनो पेनिसिलिन एसिड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप जुड़ता था, तो वहां पे एम्पिसिलिन जुड़ा हुआ करता था। ओके, और यहाँ पे फिर उसके बाद में देखना इधर H ही है, H का मतलब समझना, यहाँ पे H जुड़ेगा
तो मतलब इस जगह पे ये H जुड़ के क्या बना देगा, इस पोजीशन पे मतलब ये थर्ड पोजीशन है तो ये CH3 जुड़ जाता है, इसका मतलब CH3 हो गया। ओके, ये वाला पार्ट मतलब यहाँ पे CH2 तो है ही, यहाँ पे X जुड़ते H और आ गया, X जुड़ते H हो गया तो CH3 हो गया। सिमिलरली सिफाड्रॉक्सिल में देखना, यहाँ पे इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस देखेंगे, बट वो भी ऐसा ये थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। ओके, तो ध्यान देना इसमें ध्यान एक ही डिफरेंस आ गया, वो OH ग्रुप का डिफरेंस आ गया। जिस तरह से हमारे पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन हुआ करता था, तो ड्रॉक्सी से याद रखना ड्रॉक्सी से आपको याद रखना हाइड्रोक्सी, तो यार इस तरह से आपको नाम याद हो जाएगा और इसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। सिफा तो रहेगा ही रहेगा, सिफेलैक्सीन से एमिनो ग्रुप याद रखना, और सिफाड्रॉक्सिल से हाइड्रोक्सी ग्रुप याद रखना, इसको कोरिलेट करना आपस में, तो आपका इसका स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। फिर इसके बाद में सिफॉक्सिटीन में ध्यान देना, सिफॉक्सिटीन में था ये रिंग कौन सा है, थायोफिन रिंग है, और यहाँ पे थायोफिन के साथ में ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये एसिड वाला डेरिवेटिव आ गया एसिड, और इसको दूसरा कौन सा एसिड कहेंगे, कार्बामेटिक डेरिवेटिव कहेंगे, कार्बामिक एसिड कहेंगे इसको, कार्बामिक एसिड बोलते हैं। जहां पे CH3COOH में यदि CH3 की जगह NH2 जुड़ जाए तो उसको कार्बामिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिफाक्लोर के नाम से जो बहुत ज्यादा चलती है मार्केट में, सिफाक्लोर, और देखना सिफेलैक्सीन, सिफाक्लोर ये तो हो गया सिफेलैक्सीन और ये हो गया सिफेलैक्सीन। तो यहाँ पे मैंने 3Cl क्यों लिखा है कि थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ X की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे पूरे की इस ये वाली पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन है, ये वाली पोजीशन कौन सी है, थर्ड पोजीशन है। इस पूरे पोजीशन पे ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो वो हो गया सिफाक्लोर। इसका मतलब यदि सिफेलैक्सीन और सिफाक्लोर का दोनों का मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो सिर्फ एक डिफरेंस होता है, कौन सा, थर्ड पोजीशन पे सिफेलैक्सीन में मिथाइल ग्रुप होता है और सिफाक्लोर में थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप होता है, बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा सा होता है। ओके, फिर आता है सिफेक्साइम जो बच्चों में जनरली काफी सेफ रहती है बच्चों में, और इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो देखना यहाँ पे इस पोजीशन पे देखना CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब इस कार्बन X की जगह CH2 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इस तरह से मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा CH2, इस तरह का सिचुएशन रहेगी यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे। ये दो कार्बन है ही, इस पे X की जगह कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है इस तरीके से, तो इसको हम CH2 बोलेंगे। और ये वाला रिंग सिस्टम है कौन सा, थायाजोल रिंग सिस्टम है, और ये वाली जो फॉर्म है इसको बोलते हैं ऑक्साइम, इस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम। तो ऑक्साइम से याद रखना सिफेक्साइम। तो इस तरह का जो पार्ट होता है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और साथ में ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ऑक्साइम। जो मैंने बोला ये वाला ऑक्साइम है और एसिटिक एसिड इधर जुड़ा हुआ है, तो ऑक्साइम हो गया सिफेक्साइम, ये हो गया आपका ऑक्साइम। और उसके बाद में ध्यान देना यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर और आ रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा आ रहा है देखना, ये वाला स्ट्रक्चर है। यदि देखेंगे ये इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे सल्फर नहीं है, इसका मतलब कार्बासिफेम है और यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा होगा, तो हम इसको बोलते हैं लोरा कार्बासेप। कैसे, यदि मैं थोड़ा सा बताऊं तो लोरा कार्बासेप किसका एनालॉग है, सिफाक्लोर में इस पोजीशन पे ये वाला मोइटी है, फाइन, थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन है, ये वाला मोइटी, फाइन। लेकिन सिफाक्लोर में इस कार्बन इस पोजीशन पे क्या है, इस पोजीशन पे क्या रहेगा, उसमें सल्फर रहेगा, जबकि लोरा कार्बासेप में यहाँ पे CH2 रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। लोरा कार्बासेप में जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप, सॉरी कौन सा बेसिक न्यूक्लियस है वो बता देता हूँ, कार्बासिफेम बोलते हैं इसको, कार्बासिफेम बोलते हैं। ओके, ये कार्बासिफेम का है और यहाँ पे सिंपली ये सिफेम है। क्यों कार्बासिफेम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे कार्बन है।
दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिफेलोस्पोरिन, जो आपको शायद समझ में आ गया होगा। और यहीं पे यदि आपको क्वेश्चन आता है क्या कि राइट शॉर्ट सिफेलोस्पोरिन, तो जो मैंने सिफेलोस्पोरिन का क्लासिफिकेशन से पहले मैंने आपको बताया था, पहले तो क्लासिफिकेशन लिखना है, क्लासिफिकेशन के बाद में आपको उसको किस तरह से हम ऑब्टेन करते हैं वो चीज, और उसके बाद में कुछ ड्रग्स का आपको एग्जांपल लिखना, इस तरह से स्ट्रक्चर, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा सेफेलोस्पोरिन पे। ये है आपका पूरा का पूरा सेफेलोस्पोरिन। ओके।